हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मूल अधिकार का पार्ट 5 और इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग आर्टिकल 32 को। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 32 मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है और भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा गया था। तो ऐसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया था। तो आर्टिकल 32। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 को संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा घोषित किया है, अर्थात इसे संसद बदल नहीं सकती है या इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। तो आर्टिकल 32 संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है और जो संविधान का मूलभूत ढांचे का जो सिद्धांत है वो केशवानंद भारतीवाद में आया था। ये आपको पता होना चाहिए और इस पर एक मेरा सेपरेट वीडियो भी है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है वो नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक है और आर्टिकल 32 के तहत वो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा ही करता है। तो इसके साथ साथ मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। जैसे जो संसद है उसे आर्टिकल 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी रिट संबंधी अधिकार प्रदान करने की शक्ति है, अर्थात अभी जो रिट है वो केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन अगर संसद चाहे तो किसी अन्य न्यायालय को भी रिट संबंधी अधिकार प्रदान कर सकती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये संसद ही कर सकती है केवल ऐसा, लेकिन अभी तक संसद ने इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। इसीलिए हम जो भारत में रिट संबंधी अधिकार हैं वो केवल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक ही हैं। तो रिट के प्रकार कितने होते हैं? तो रिट के 5 प्रकार हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। इसके इंग्लिश नेम भी हैं यहाँ पे दिए, इनको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभार जो है ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए इंग्लिश का जो नाम भी है वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे प्रोहिबिशन, मैंडेमस, ये सब। अब देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, वो देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में जो रिट अधिकार को लेकर क्या भिन्नता है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ हाई कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के संदर्भ में रिट जारी कर सकता है। अगर किसी का मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के संदर्भ में ही रिट जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के संदर्भ में तो कर ही सकता है, लेकिन साथ साथ जो सामान्य कानूनी अधिकार होते हैं अर्थात लीगल राइट होते हैं उनमें भी रिट जारी कर सकता है। तो इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है वो अधिक है, नहीं, उच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो अधिक है रिट जारी करने के संदर्भ में। फिर देखते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो जो उच्चतम न्यायालय है वो किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, तो पर्सन या गवर्नमेंट के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो अपने राज्य के, जो उसका राज्य है, जिस राज्य में हाई कोर्ट स्थित है उस राज्य के व्यक्ति के संदर्भ में या उस राज्य सरकार के संदर्भ में या दूसरे राज्य से संबंधित अगर कोई मामला है तो उसको ही रिट जारी कर सकता है। तो इस तरीके से जो उच्च न्यायालय है उसका जो क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र है वो सीमित है उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा। तीसरा डिफरेंस का जो बिंदु है वो ये है कि उच्चतम न्यायालय जो रिट संबंधी अधिकार है या रिट न्याय क्षेत्र है उसको नकार नहीं सकता। अगर कोई आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट गया है तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सुनेगा ही सुनेगा, उसे नकार नहीं सकता। और जहाँ तक हाई कोर्ट का मामला है तो वो नकार भी सकता है, क्योंकि जो रिट संबंधी अधिकार हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं वो उसके विवेकानुसार चलते हैं, अर्थात उसके विवेकाधिकार हैं वो। तो आर्टिकल जो 226 है, 226 है, उसके तहत हाई कोर्ट रिट संबंधी सुनवाई से इनकार भी कर सकता है क्योंकि यह उसका विवेका अधिकार है। तो चलिए अब एक एक करके सारी रिटें देखते हैं। तो सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रस्तुत किया जाए
ये कब जारी की जाती है? जब किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखा जाता है तो उसके विरुद्ध संस्था या जो व्यक्ति है जिसने किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखा है तो उसके विरुद्ध ये रिट जारी की जा सकती है। तो इसका प्रयोग जो है व्यक्ति कर सकता है या उसका परिवार इसका प्रयोग कर सकता है। यह रिट कब नहीं जारी की जा सकती? इसके अपवाद क्या हैं? अगर किसी व्यक्ति को कानून सम्मत हिरासत में लिया गया है, अर्थात उसने कोई अपराध किया है और कानून के तहत उसको हिरासत में लिया गया है, तब यह रिट जारी नहीं की जा सकती। कार्यवाही ऐसी है कि उसने किसी न्यायालय की अवमानना की है या विधानमंडल की अवमानना की है, तब ये जारी नहीं की जा सकती। तीसरा है ये, अगर किसी व्यक्ति की हिरासत न्यायालय के द्वारा दी गई है तब भी ये रिट जारी नहीं की जा सकती, अर्थात इस मामले में कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ ऐसा कहकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। और चौथा, अगर हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई है। मान लीजिए ये हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का और इसके बाहर कहीं हिरासत हुई है, तो इस हाई कोर्ट में ये रिट नहीं जारी की जा सकती, ये दूसरे के क्षेत्राधिकार में आ जाता है। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों पे ये रिट जारी नहीं की जा सकती, ये इसके अपवाद हैं। अगली रिट है परमादेश। परमादेश का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। यह रिट जो है वो सार्वजनिक अधिकारी जो होते हैं उनको कुछ कार्यों को करने या कुछ कार्यों को ना करने के लिए जारी की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्यों को करने व मना करने के विरुद्ध जो है रिट जारी की जाती है। मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है, वो कोई कार्य नहीं कर रहा है तो उसके विरुद्ध ये रिट जारी की जा सकती है। तो इसमें याद रखिएगा, ये केवल सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। किनके विरुद्ध ये जारी नहीं की जा सकती है? अगर कोई निजी व्यक्ति है, अगर निजी व्यक्ति को जिसका कार्य है वो करने से मना करता है तो ऐसा कर सकता है। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं, ठीक है, जो विभाग गैर संवैधानिक हैं उनके विरुद्ध ये जारी नहीं की जा सकती है। भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। ठीक है, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके विरुद्ध भी ये जारी नहीं की जा सकती है। ये तब जारी नहीं की जा सकती है जब किसी जो सरकारी अधिकारी है वो जो कार्य कर रहा है वो विवेकानुसार है उसके, अर्थात उसको निर्देशित नहीं है किसी भी संविधान या कानून के माध्यम से, बल्कि वो उसका विवेकाधिकार है, तब ये रिट जारी नहीं की जा सकती। ठीक है, और साथ ही साथ जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं अगर वो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं तब भी ये रिट जारी नहीं की जा सकती। अगला है प्रतिषेध। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। ठीक है, तो इसके माध्यम से उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय व अधिकरणों को उनके न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए इसे जारी किया जाता है। जैसे कोई भी अधीनस्थ न्यायालय है वो अपना उसका जो न्याय क्षेत्र है कि इन मामलों में ही उसको सुनवाई करनी है, अगर उससे ऊपर जा रहा है, उससे इतर जा रहा है, तब उसे रोकने के लिए हाई कोर्ट ये रिट जारी कर देता है कि भैया ये तुम्हारा कार्य क्षेत्र है, इसके बाहर मत जाओ। ठीक है, ये गलत है, ये मान्य नहीं है, तो उसके लिए प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। अब एक चीज़ ये याद रखिएगा, ये केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जाती है। तो न्यायिक जो है वो या अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक मतलब क्या होता है? ऐसे निकाय जो कि कुछ ना कुछ न्यायिक कार्य भी करते हैं तो वो अर्ध न्यायिक निकाय के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, जैसे एनजीटी हमारा एक अर्ध न्यायिक निकाय है, हम कह सकते हैं अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है। तो इसे भी निजी व्यक्ति या निकाय या प्रशासनिक जो प्राधिकरण है उसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। तो इसको याद रखिएगा, प्रतिषेध में यही था मेन। उसके बाद में अगली रिट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है सूचना देना या प्रमाणित होना। ठीक है, तो ये कब जारी की जाती है? इसके माध्यम से उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण जो हैं उनके पास में कोई निर्णय या लंबित मामला है तो उसको अपने पास बुला लेता है, अपने पास ले आता है। ठीक है, तो उसको इस संदर्भ में उत्प्रेषण रिट जारी करनी होती है। किसको? हाई कोर्ट को।
तो इसके माध्यम से निर्णय की समीक्षा भी की जाती है। तो उत्प्रेषण के अंतर्गत क्या हुआ कि अभी कोई मामला लंबित है या निर्णय दिया जा चुका है, तो उसको अपने पास वापस बुलाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपने पास उस मामले को ट्रांसफ़र करने के लिए जो रिट जारी की जाती है उच्च न्यायालय द्वारा, उसे उत्प्रेषण कहते हैं। ठीक। सामान्य जो निकाय हैं या निजी व्यक्ति हैं या इकाइयां हैं, उनके विरुद्ध या उपलब्ध नहीं है। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय हुआ था 1991 में, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी ऐसा प्रशासनिक प्राधिकरण है जो कि व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करता है, तो उसके विरुद्ध भी ये रिट जारी की जा सकती है। चलिए अगली रिट देखते हैं। अगली रिट है अधिकार प्रच्छा। इसका अर्थ होता है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। देखिए, इसे कब जारी किया जाता है? इसे तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक कार्यालय में अवैध रूप से पद ग्रहित हो गया है या उसने अवैध रूप से अपना पद ग्रहण कर लिया है, तो उस संदर्भ में व्यक्ति के दावे की जांच के लिए इस रिट को जारी किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह रिट लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार को रोकने के लिए जारी की जाती है। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। देखिए, अन्य जो 4 रिट हैं उनमें केवल पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय की शरण में जा सकता है, लेकिन इसमें पीड़ित के साथ साथ में इच्छुक व्यक्ति भी न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो अधिकार प्रच्छा के संदर्भ में ये एक चीज महत्वपूर्ण थी, इसे याद रखिएगा। अब देखते हैं मार्शल लॉ और सैन्य शासन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 33, जो कि है सशस्त्र बल और उनके मूल अधिकारों के संदर्भ में। तो आर्टिकल 33 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी या जो अन्य हैं उनके मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। तो एक तरीके से सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, इनमें जो कार्य कर रहे नागरिक हैं उनके मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने के लिए आर्टिकल 33 है। इसका उद्देश्य क्या है कि उनमें वो जो कार्य कर रहे हैं उसका समुचित निर्वहन कर सकें और अनुशासन बनाए रख सकें इन बलों के सदस्य, इसलिए यह आर्टिकल 33 संविधान में है, मूल अधिकारों के अंतर्गत है। ठीक है, इसमें जो विधि निर्माण का अधिकार है वो सिर्फ संसद को है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है संसद। राज्य विधानमंडल होता तो यहाँ पे लिखा होता ना राज्य विधानमंडल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ संसद लिखा है, इसलिए मूल अधिकार जब किसी पुलिस बल या खुफिया एजेंसी के प्रतिबंधित किए जाएंगे तो ऐसी विधि जो है वो संसद ही बनाएगी, ना कि राज्य विधानमंडल। चलिए आगे देखते हैं। तो आर्टिकल 33 के उपयोग के माध्यम से संसद ने कुछ नियम भी बनाए हैं, जिसमें पहला है सैन्य अधिनियम 1950, उसके बाद में नौसेना अधिनियम 1950, उसके बाद में वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिकारों पर निषेध अधिनियम 1966 और सीमा सुरक्षा बल अधिनियम। ये सभी कानून संसद ने बनाए हैं सशस्त्र बलों के जो सदस्य हैं उनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने या उनको रेगुलेट करने के लिए। तो इसके माध्यम से क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं वो भी देख लेते हैं। तो जो इन बलों के जो सदस्य हैं उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध होगा। संगठन बनाने के अधिकार को निलंबित किया गया है इनके माध्यम से। श्रमिक संघों व राजनीतिक संघों के सदस्य बनने का अधिकार जो आम जनता को प्राप्त होता है वो इनको प्राप्त नहीं है। प्रेस से बात करने का या प्रेस मीटिंग करने का अधिकार इनको प्राप्त नहीं है। प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार इनको नहीं है। सार्वजनिक बैठकों या प्रदर्शन का अधिकार नहीं है इनको। ठीक है, तो ये जो अधिकार हैं ये सेना में नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार व दर्जी तक विस्तारित हैं। तो केवल जो सैनिक है उनके लिए नहीं, जो उनके हेल्पर्स भी हैं उनके लिए भी ये अधिकार, जो उन पे भी ये प्रतिबंध लागू होते हैं।
चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है जब किसी स्थान पर मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ की संविधान में कोई व्याख्या नहीं की गई है। सैन्य शासन क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे सैन्य शासन क्या होता है, तो ऐसी स्थिति जब जो सामान्य प्रशासन है, सामान्य प्रशासन के लिए जो नियम कानून है वो सेना द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं सैन्य शासन। इसमें साधारण कानून जो होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो भी निलंबित हो जाती है, तो ये याद रखिएगा। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, जो मार्शल लॉ है वो राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की अपनी अलग व्यवस्थाएं हैं और इसकी अलग है। ठीक है, तो दोनों से कंफ्यूज मत कीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत है और मार्शल लॉ आर्टिकल 34 के तहत है। तो आर्टिकल 35 अब देखते हैं। आर्टिकल 35 जो है वो संसद को यह शक्ति देता है कि वो मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सके। ठीक है, तो कुछ मूल अधिकार जो होते हैं वो विधि के माध्यम से लागू होते हैं और कुछ स्वतः ही लागू हो जाते हैं, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं। तो जो विधि के माध्यम से लागू होते हैं उनमें जो विधि बनाने का अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। और आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 35। यहाँ याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं संसद के पास कानून बनाने का अधिकार किन किन मामलों में है। तो जैसे कि जो आर्टिकल 16 था उसमें किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु तो निवास की व्यवस्था करने की जहाँ पे बात आती थी वहाँ पे संसद को ये अधिकार प्राप्त था। उसके बाद में मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए जो निर्देश, आदेश या रिट जारी करने के लिए भी जो अधिकार हैं वो संसद को ही प्राप्त है। इसमें याद रखिएगा किस चीज़ की बात की जा रही है, तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ के किसी अन्य न्यायालय तक रिट अधिकारों का विस्तार करने की बात होती है वहाँ पे संसद को ही ये शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। और सशस्त्र बलों व पुलिस बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की जो अभी हमने देखा आर्टिकल 33, उसमें भी जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। आगे देखते हैं संसद के पास दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार। देखिए आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन कहा गया है और इसके लिए संसद ही कानून बनाता है। तो संसद ने कानून बनाया नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम 1955, सिविल राइट्स एक्ट 1955। फिर आर्टिकल 23 के अंतर्गत कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार व बलाश्रम का प्रतिषेध, तो इसके लिए भी कानून संसद ने बनाया है और उसमें दंड का प्रावधान किया गया है। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति। देखिए जब संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान जब लागू हुआ था तब 7 मूल अधिकार थे भाग 3 के अंतर्गत, लेकिन उसके बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से आर्टिकल 19(1)(4) और आर्टिकल 31 जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, इनको समाप्त कर दिया गया। तो 19(1)(4) क्या कहता था कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति को अधिग्रहण करने व उसको रखने व निपटाने की गारंटी, ये आर्टिकल 19(1)(4) के तहत उसको प्राप्त थी। और आर्टिकल 31 के तहत नागरिक व गैर नागरिक दोनों को संपत्ति से वंचन करने के खिलाफ अधिकार प्राप्त से। अगर किसी को संपत्ति से वंचित किया जाता है तो उसके खिलाफ उनको अधिकार प्राप्त थे। ये 2 आर्टिकल थे संपत्ति के अधिकार को लेकर। अब राज्य को किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहित करने के संदर्भ में 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक कि वह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए, अर्थात जो संपत्ति अधिग्रहित की जा रही है वो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए, और दूसरा उसका हर्जाना जो उसके मालिक है उसको दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ना रहकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये एक विधिक अधिकार बन गया है। और भाग 12 में अनुच्छेद 300A है, उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। तो भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया है और अब ये एक विधिक अधिकार है। तो इसे याद रखिएगा कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था ये सब।
मूल अधिकारों का चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे डीपीएसपी। तब तक के लिए धन्यवाद।